मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी। 8 लोगों को लिया गया हिरासत में। बॉलीवुड अभिनेता के बेटे का नाम भी शामिल। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए। कल 73,76,000 से अधिक डोज दी गई। त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आई नौसेना के 5 पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने निधन पर जताया शोक। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के उपचुनाव और शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। वहीं उड़ीसा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीद शुरू। किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद शुरू करने का लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इन पर ड्रग्स लेने का आरोप है। आरोपियों में 6 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। एजेंसी की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी की बात नहीं कही गई है। हालांकि सभी आरोपी अभी एजेंसी की हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। जिन आरोपियों से पूछताछ हो रही है उन्हें बॉलीवुड अभिनेता के बेटे का नाम भी शामिल है। एनसीबी के साथ कुछ वीडियो भी उनके हाथ कुछ वीडियो भी लगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के अधिकारी क्रूज में पहले ही सवार हो गए थे और पार्टी शुरू होने पर धावा बोल दिया। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ मुंबई से योगेश शीतल जुड़ चुके हैं। योगेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे जो पूरी ये रेड रही इस बारे में? देखिए, एनसीबी के दफ्तर में अभी एक और महिला को बुलाया गया है। इस मामले में जैसा कि पहले कहा गया था एनसीबी की तरफ से कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक अतिरिक्त महिला को आज बुलाया गया है, जिसके बाद जो है ये मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनके संदेह पर या उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में जो चीजें सामने आई है उसके आधार पर और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारी की बात जो है वो एनसीबी की तरफ से नहीं कही गई है। अगर गिरफ्तारी होगी तो अगली प्रक्रिया ये होगी कि उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनकी कस्टडी ली जाए, लेकिन गिरफ्तारी की बात अभी तक नहीं कही गई है। और हिरासत जो है अभी तक उनको हिरासत में रखा गया, यानी कि पूछताछ चल रही है। शनिवार को जब वो क्रूज यहाँ से निकलने वाला था, मुंबई से गोवा का क्रूज है, जब शनिवार को वो क्रूज जो है वो यहाँ से निकलने वाला था, तो जो सूत्र ये बता रहे हैं जो एनसीबी से जुड़े हुए हैं कि पहले से ही एनसीबी के अधिकारी जो थे वो वहाँ पे मुस्तैद थे, सिविल में वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। और जब क्रूज चल चुका था और फिर जब वो पार्टी शुरू हुई थी उसके बाद इन्होंने अचानक इन्होंने धावा बोला और तब जो है उस दौरान ये पूरी कार्रवाई जो है वो हो गई। जैसा कि ऑलरेडी जो है वो डोमेन में आ चुका है कि इस मामले में जो बड़ी हस्ती है उनके जो परिवार के लोग हैं उसमें वो भी इसमें शामिल हैं। हालांकि जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी फिलहाल जब तक एजेंसी की तरफ से कुछ न कह दिया जाए तो मुझे लगता है तब तक का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल योगेश, इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं जिसका जिक्र आपने भी किया। इस वक्त क्या स्थिति है? कहा जा रहा है कि इस वक्त जो तमाम लोग हैं अभी पूछताछ के लिए एनसीबी की ही हिरासत में है। क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, जब तक पूछताछ चल रही है तब तक कुछ कहना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी पूछताछ चल ही रही है। जो मादक द्रव्य आए वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या था, आपूर्ति किसने किया, जो लोग भी वहां पे मिले, जो फिल्म स्टार के जो भी रिलेटिव तो वहां पे मिले, क्या उनको बतौर गेस्ट बुलाया गया था या वो आपूर्ति वहां पे उन्होंने की थी या फिर उन्होंने कंज्यूम किया था, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और साथ में एनसीबी का एक प्रोटोकॉल होता है इस विषय पर। मसलन मेडिकल टेस्ट पहले किया जाता है, मेडिकल टेस्ट के आधार पर ये चीज सामने आएगी कि अगर लिया गया है तो फिर कौन सा ड्रग्स लिया गया, सिंचाई प्रकरण से कहाँ से आया। रिसेंटली एनसीबी ने यहाँ कई ऑपरेशन किए हैं। अगर आप प्रिसाइजली अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो अभी रिसेंटली एनसीबी के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला भी हुआ था।
ये नवी मुंबई और मुंबई का जो बॉर्डर है वहां पे उन्होंने किया था, तो एक बॉर्डर भी हुआ था। इसके बाद एनसीबी के अधिकारी और भी सख्ते में आए थे और जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला आया था उसमें भी ड्रग्स का एंगल देखने को मिला था। कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं तो काफी बड़े पैमाने पर ड्रग्स की आपूर्ति की खबरें जो है वो एनसीबी के पास थी। यही वजह थी कि चरणबद्ध तरीके से और काफी टेक्निकल ग्राउंड पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। जो करंट रेट हुआ है क्रूज पे उसको उसी की हम कह सकते हैं कि अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है और इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं। जहां तक फिल्म हस्तियों की बात है तो ये कोई अभी नई चीज नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बॉलीवुड की कई सारी अभिनेत्रियों को बारी बारी से बुलाया गया था एनसीबी के दफ्तर में। साथ में जो अलग अलग एजेंसियां थी उन्होंने भी कोऑर्डिनेटेड जो इन्वेस्टिगेशन था वो उन्होंने कैरी आउट किया था। तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की बात कोई नई नहीं है अगर आप मुंबई के संदर्भ में बात करें तो, लेकिन क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही एनसीबी ने कुछ आधिकारिक तौर पर बोला है। हालांकि ये चीजें ऑलरेडी कैमरे पे हैं, लोगों के डोमेन में है, क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है, अंदर के विजुअल्स जो है वहां पे वो धीरे धीरे करके लीक हो चुके हैं, तो ये सब चीजें डोमेन में आ चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन 8 के अलावा और भी लोग हैं जो कि हो सकता है कि सोर्स हो या हो सकता है कि संदिग्ध हो, जिनसे पूछताछ अभी की जा रही है। अभी पूछताछ के बाद किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, पूछताछ अभी चल ही रही है। जी बिल्कुल है योगेश, तो कह सकते हैं गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इन तमाम लोगों को अभी एनसीबी दफ्तर में डिटेन किया गया है और उनके साथ अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं इस पूरे मामले की कि किस तरह से ये पूरा जो रेड थी या जो पूरा कह सकते हैं पूरा ये मामला सामने आया है। मीडिया भी काफी इसमें रुचि ले रही है। किस तरह से अगर आप पूरा सिलसिलेवार यहाँ पे समझा पाएं कि कैसे ये पूरा मामला के खुलासा हुआ है, किस तरह से एक क्रूज शिप था और उस पे कैसे एक बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल लोग सवार थे और एक बड़ी पार्टी वहां पर होने जा रही थी। देखिए, मुंबई टू गोवा जो क्रूज है वो बहुत पुराना नहीं है, वो नया इनफैक्ट शुरू हुआ था और उसको लेकर एक तरीके हम कह सकते हैं कि जब से सरकार की तरफ से टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए कई सारे स्टेप लिए गए हैं, तो उनमें से क्रूज का भी स्टेप है। हम अभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इसको शुरू किया गया है, इसके अलावा यूपी में कई जगहों पर शुरू किया गया है, उसी तरह मुंबई में कई जगह पर शुरू किया गया है। मुंबई गोवा को कनेक्टिविटी वाटरवेज को उसके लिए किया गया है। जो युवा है खास करके या जो टीनेजर्स है उनमें एक तरीके का वो उत्साह रहता है क्रूज को ट्रेवल करने का, क्योंकि जो क्रूज पकड़ा है, जिस क्रूज में पूरी घटना हुई वो एक एलिट क्रूज माना जाता है, काफी महंगा है, तो सारे लोग उसको जो आमतौर पर सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कुछ खास जो हम क्लास कहते हैं एलिट क्लास उनका वहां पे रहता है। एनसीबी की नजर अभी आप कहें तो इन लोगों पर विशेष तौर पे थी जब से सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के कथित तौर पर जो जिस तरीके से उनकी मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से पूरा ड्रग का कार्टेल और जिस तरीके से पूरा ड्रग्स का ट्रेल सामने आया था, उसके बाद जो बॉलीवुड है इसमें ड्रग्स की आपूर्ति कहाँ से होती है, कौन करता है, क्यों, कितने लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, कितने लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें संलिप्त हैं, शामिल हैं, इनको लेकर एनसीबी ने कई स्तर पर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया था और उसी के तहत उनकी नजर थी और ये जो पूरा काफी नाटकीय घटनाक्रम के तहत ये रेड जो है वो कैरी आउट किया गया था, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी पहले से ही वहां पे थे और फिर जब क्रूज वहां पे चलना शुरू हुआ तो वहां पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बीच समुद्र में जाके ये पूरी कार्रवाई की गई। जब पार्टी शुरू हो गई उनके पास एविडेंस मिल गए, फिर वहां पे जो कागज के रोल होते हैं वो उनको मिल गए। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको इतना कुछ प्राइमा फेसी मिल गया जिसके तहत वो डिटेन कर सकते थे, क्योंकि एनसीबी को भी मालूम है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटी यहाँ इन्वॉल्व है, सेलिब्रिटी के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, हो सकता है कि मामला इंटेंसिफाई हो जाए और फिर हो सकता है कि बाद में उनको एविडेंस शो करने की रिक्वायरमेंट होती है कई बार। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीबी ने कार्रवाई की गई। समीर वानखेड़े का नाम ऑलरेडी काफी डोमेन में है और इससे पहले भी उन्होंने कई तरह की कार्रवाई की थी, तो इसको लेकर मुझे लगता है अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक एनसीबी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता या फिर जो आरोपी हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं, वो अगर कुछ बताना चाहें, तब मुझे लगता है कि पिक्चर थोड़ी ज्यादा और क्लियर हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई से जो जा रहे जो क्रूज में एनसीबी का छापा हुआ और उसमें ड्रग्स भी बरामद हुए, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसमें कई हाई प्रोफाइल मेहमान भी शामिल थे। क्या कुछ आगे एनसीबी का रहता है इस वक्त रुख, क्या कुछ जानकारी आगे सामने आती है, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त बात करते हैं देश में जो चल रहे टीकाकरण अभियान की। जी हाँ, देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कुल 73,76,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 88.94 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 5 करोड़ 38 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं।
और देश में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है। सरकार के सख्त कदमों की मदद से ही ये बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% हो गई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी। यूटी प्रशासन ने कुछ कोविड प्रतिबंधों में भी ढील दी थी। जम्मू में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, जबकि बैंक्वेट हॉल में सामाजिक समारोह की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 50 कर दिया गया था। पूरे यूटी में सप्ताहांत तक कर्फ्यू हटा लिया गया था। हालांकि सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 5 पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी नौसेना का एक पर्वतारोही और पोर्टर लापता है। इनकी पहचान लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकुरेती और हरिओम MCPO के रूप में हुई है। CDS जनरल बिपिन रावत ने त्रिशूल पर्वत पर अभियान के दौरान हिमस्खलन के कारण 4 नौसेना पर्वतारोहियों के हताहत होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना पर्वतारोहण अभियान दल के 4 सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा कि त्रिशूल पर्वत पर भारतीय नौसेना के पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा रहे 4 नौसैनिकों की मौत से गहरा दुख हुआ है। इस त्रासदी में देश ने न केवल युवाओं बल्कि साहसी सैनिकों को भी खोया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव और शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल और माकपा की ओर से श्रीजी बिस्वास प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय के हाल ही में सीट खाली करने के बाद भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव कराना पड़ा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीता है और पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार गई थी। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 5 नवंबर तक एक विधानसभा सीट जीतनी है। वहीं शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन सीटों के प्रत्याशियों की मतदान पूर्व मौत हो गई थी। उड़ीसा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। बीजेपी के मौजूदा विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले साल अक्टूबर में विधायक प्रदीप महारथी के निधन के बाद पीपली विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराना पड़ा था। और गुजरात के गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा भी मतदान करने पहुंची। 99 साल की उम्र में हीराबा खुद बूथ तक चलकर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अन्य लोगों को भी उनके मताधिकार का प्रयोग करने की प्रेरणा देता है। इस बार यहां भाजपा के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। इन 11 वार्डों में 44 सीटों के लिए अप्रैल महीने में मतदान होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये स्थगित कर दिया गया था। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यहां पर 162 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। भाजपा के 44 उम्मीदवार, कांग्रेस के 44 उम्मीदवार,
आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी के 14 उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार, 6 अन्य और 11 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 284 पोलिंग सेंटर्स पर वोटिंग हो रही है। 2,81,897 कुल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज यहां करेंगे। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव ने पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव तथा हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धान की खरीद खरीफ विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानदंडों के अनुसार की जाए। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी। इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने महात्मा गांधी के जीवन को सत्य और अहिंसा से परिपूर्ण बताते हुए कहा, हमें गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। At a time when hate, discrimination, terrorism and conflicts are on the rise, the message of Mahatma Gandhi has never been more relevant. The message of truth and non-violence, satyagraha and ahimsa. और दुबई में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली से बातचीत की, जिन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से खाड़ी देशों में अपने ग्रुप के आयात को 7,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए तक करने का वायदा किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूसुफ अली, जो कि लुलु ग्रुप के चेयरमैन हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग काम कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में और दुबई में। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त थोड़ी देर पहले उनके पीयूष गोयल जी थे, यूनियन मिनिस्टर, उनसे बात हुई। और क्या क्या बात हुई, किस किन मुद्दों पे आपने बात की सर? सबसे पहले ये बताइए। हमने इंपोर्ट गल्फ कंट्रीज में और हमारा हाइपर मार्केट्स जो है इजिप्ट में और दूसरा सब जगह इंपोर्ट ज़्यादा करने के लिए हमने बात हुआ। अभी 7,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, वो हम 12,000 करोड़ लेके आने के लिए हमने वायदा किया है और वी विल वर्क हार्ड फॉर दिस। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ ईज ऑफ डूइंग वर्क और बहुत सारे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कुछ जो चेंजेस हैं जो पॉलिसीज में उनमें लेके आए। आपको लगता है ये एक तरह से एक मील का पत्थर साबित होगा, खासतौर से आगे लेके जाने के लिए, जो आपके इंपोर्ट बोलिए या फिर उसके बाद जो दूसरे आपके प्रोजेक्ट है उसको लेके? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए बहुत बड़ा काम किया है। पहले नॉन रेजिडेंट इंडियंस को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ था। अब बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी आया है और डिक्लेयर किया है कि NRI इन्वेस्टमेंट टू बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इन्वेस्ट करेगा हिंदुस्तान में। वो बहुत सारा लॉस चेंज किया है, इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। लुलु ग्रुप हैज आल्सो बीन वर्किंग एक तरह से जैसे साउथ में भी और उसके बाद अब यूपी में भी आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो और क्या क्या आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और कितना आप पैसा उसमें आप इन्वेस्ट करने की बात करें? हम अभी टोटल जो है 5 साल में 3 to 5 years में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लेके रखे चल रहा है। क्योंकि एक शॉपिंग मॉल जो है कंस्ट्रक्शन में 2,000 to 2,500 करोड़ हो जाएगा और एक हाइपर मार्केट अगर बनाने में तकरीबन 400 to 500 करोड़ हो जाएगा। तो हमने 3 to 5 years में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लस हम फूड प्रोसेसिंग का भी इसका साथ इन्वेस्ट करेगा और हमने 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने वायदा किया है और हमने प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में ये करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली, जो बता रहे थे कि उनका एक इस वक्त बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जल्द से जल्द भारत में हाइपर मार्केट और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा पैसा डाले और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो उसको बढ़ाने में और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दुबई। और ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे अधिक प्रभावित देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन की मदद करने के मसले पर अपनी बात रखेंगे। इटली में पूर्व COP26 जलवायु कार्यक्रम में बैठकों के कुछ दिनों के बाद बात करते हुए COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक कदम उठाने पर सहमति थी। हालांकि राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के संदर्भ में सामूहिक रूप से और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का उद्देश्य लगभग 200 देशों से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को सुरक्षित करना है, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 2.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानत 1.5 डिग्री तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर सीमित करने के लिए 2015 पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। COP26 शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले मिलान में नेताओं की COP26 पूर्व बैठक हुई। हजारों जलवायु कार्यकर्ताओं ने मिलान में शनिवार को मार्च निकालकर नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने नेताओं से जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने वादों को पूरा करने का आह्वान किया। वहीं विकसित देश मिलकर विकासशील देशों में जलवायु मुद्दे के समर्थन देने के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाने के अपने लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सके। दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों पर अगर नजर डालें तो विश्व में अब तक 23 करोड़ 53 लाख से अधिक लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं, जबकि 21 करोड़ 22 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में अब तक 48 लाख 10 हजार से अधिक लोगों की जान ली है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां कोरोना वायरस के डेल्टा संस्करण के कारण दैनिक नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका में कोविड-19 से 4 करोड़ 44 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 7 लाख 19 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करें आईपीएल की तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया मैच और राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीएसके को 7 विकेट से मात दी। राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट खोकर 17.3 ओवर में 190 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की राजस्थान रॉयल्स अब अंक तालिका में 12 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर आ गई है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 12 में से 9 मुकाबले जीतकर 18 अंकों के साथ टॉप पर है और पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। एक अन्य मैच में शारजाह में कल दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर और 1 गेंद में ही 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ दिल्ली अब 18 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई के लिए प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो गई है। आज शारजाह में दोपहर बाद 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा, जबकि दुबई में रात 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये